अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक 4.3 जिसका नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल फील्ड वो चीज़ है कि ज़मीन के गिर्द वो सारा रीजन, वो सारा एरिया जिसमें किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो, वो सारा ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इमेजिन करें ये एक सरफेस है जिसको हमने कह लिया है कि ये हमारी अर्थ है। अब इसके इर्द गिर्द वो सारा एरिया, वो सारी बाउंड्री, कह लें ये एक बाउंड्री है, यहाँ तक पूरी जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है। कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट लें, चाहे वो यहाँ पे पड़ा हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, उसके ऊपर हमारी जो ग्रेविटी की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है, वो हमेशा इसके ऊपर एक्ट करती रहेगी। ये और ये जो सारी बाउंड्री है हमारे पास, ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच its gravitational force acts on a body is called the gravitational field. When an object is moved in the gravitational field, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशन फील्ड में मूव करेगा, द वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़ाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा है ऑब्जेक्ट और वो मूव करेगा तो उसके ऊपर लगाई जाने वाली जो फोर्स है, जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए वर्क जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होगा कि वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। हमारी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो है डाउनवर्ड एक्ट करती, लेकिन हम ये कहें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर मूव कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट भी ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करे, तो वर्क जो हमारा है वो होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे पास जो एक ये ग्रेविटेशन फील्ड है, इसके अंदर एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन हम ये कहें कि ये अपवर्ड मूव करे, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करे, तो इस सूरत में जो हमारा वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो उसके अगेंस्ट मूव करेगा तो हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। Let us consider an object of mass m being displaced with constant velocity from point A to B along various paths in the presence of a gravitational force. कि आप ये कहें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, उसको हमने डिस्प्लेस करवाया है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ A पॉइंट से B पॉइंट तक, और A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाते वक्त हमने उसके तीन तरह के पाथ के साथ हमने A से B तक बॉडी को मूव करवाया है। जो पहला पाथ हमने लिया है वो A, D और B है, कि बॉडी सबसे पहले A पॉइंट से स्टार्ट हुई है, फिर वो D पॉइंट तक गई है, फिर D से अपवर्ड उसने मूव करके B पॉइंट तक गई है। तो यहाँ से भी बॉडी ने A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। और अगर हम ये देखें कि हमारा पाथ 2 अगर हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, वो सबसे पहले A पॉइंट से स्टार्ट हुई है, C तक गई, फिर C से B तक गई, इसमें भी बॉडी ने A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया है। लेकिन अगर हम इसको कर्व पाथ की सूरत में लिखना चाहें या कर्व मोशन में इसको रिप्रेजेंट करें तो भी हम इसको बता सकते हैं कि जो बॉडी है वो A से B तक गई है पाथ 3 के ज़रिए। यही बात उन्होंने हमें ये बताई है कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, के कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप लेट करें जिसका मैस m है, उसको डिस्प्लेस करवाएं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ A पॉइंट से B पॉइंट तक अलोंग वेरियस पाथ्स, के बहुत से रास्तों से, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, के ग्रेविटेशनल फोर्स की मौजूदगी में। ज़ाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो एक्ट होने वाली फोर्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी।
इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसने कहा है कि इस केस में हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के इक्वल है, और जो हमारा वेट है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है mg के इक्वल। W इज इक्वल टू mg। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल इस तरह हुई है कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, जिसके मुताबिक जो हमें उसकी मैथमेटिकल फॉर्म मिली थी वो ये थी कि F इज इक्वल टू एम ए है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन इस सूरत में हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे पास जो F होगी वो इक्वल होगी mg के। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा वेट है वो भी mg के इक्वल होता है, इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के इक्वल है उस ऑब्जेक्ट के जिसको हम मूव करवा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द पाथ ए डी बी कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। अब ये कहा गया है कि जो हमारा वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अगर हम उसका पाथ 1 कंसीडर करते हैं जो कि ए डी बी है, हम उसको लें तो हम ये कहेंगे कि हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। द वर्क डन अलोंग ए डी इज 0 बिकॉज द वेट इज परपेंडिकुलर टू दिस पाथ। उसने कहा कि बॉडी है उसका पाथ 1 हमने सबसे पहले कंसीडर किया। पाथ 1 कौन सा था, ए डी बी। अब ये कहा हमने कि ए डी बी जो है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ए डी एक हिस्सा हो गया उसका, और डी बी जो है उसको अलहदा से हमने कह दिया कि ये उसका अलहदा हिस्सा हो गया जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ए डी बी को। अब हम ये कहेंगे कि जब बॉडी ए से डी तक मूव करेगी, ए से डी तक मूव कर रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने ये कहा था कि चूंकि ये हमारी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें लगाए जाने वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमने ये भी कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में वेट के इक्वल है जो mg के इक्वल है, और वेट हमेशा हमारा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये हमारा हो गया mg जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और अगर हम ये देखें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो हमारी एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो हमारा जो वर्क डन है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि कोस 90 जो है वो 0 के इक्वल है। The work done along AD is 0 because the weight is perpendicular to this path. कि एंगल जो है इनमें 90 का बन रहा है। The work done along DB is minus mgh because the direction of mg is opposite to that of the displacement. अब वो ये कह रहे हैं कि ए डी के अलोंग तो हमारा जो वर्क है वो 0 हो गया, लेकिन अब हमने ये देखना है कि डी बी के अलोंग हमने कितना वर्क डन किया है ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो बॉडी है वो डी से बी तक मूव कर रही है, इट मीन्स वो अपवर्ड मूव कर रही है। लेकिन हम ये पहले भी कह चुके हैं कि बॉडी तो अपवर्ड मूव करेगी, इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया, लेकिन हमारा सिमिलरली वो जो वेट है जो ग्रेविटी की फोर्स है स्टिल वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रही है। तो इस सूरत में जो हमारा एंगल है वो बन जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि जब कोई टू ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसके दरमियान जो एंगल है वो 180 का बनता है। और अगर आप ये देखें कि कोस 180 किसके इक्वल है, आप अगर अपने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू पुट करें तो आपको पता चलेगा कि कोस 180 जो है हमारे पास नेगेटिव होती है। इसीलिए जो वर्क है हमारा अलोंग डी बी वो नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव क्यों होगा कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, लेकिन हमारी जो ग्रेविटी है जो हमारी फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारा जो एंगल है वो 180 बन गया। कोस 180 हमें नेगेटिव देगा जिसकी वजह से हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव बन गया। Hence work done in displacing a body from A to B through path 1 is WADB को हमने कहा था कि हमने इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, WAD प्लस WBD। AD के अलोंग हमारा 0 वर्क आ गया, लेकिन BD के अलोंग हमारा जो वर्क था वो माइनस mgh आ गया। तो उसको हमने
इज इक्वल टू माइनस एम जी एच कर दिया। ये एच एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन इस सूरत में आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक हाइट तक है जिसको उन्होंने एच से डिनोट किया है, इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू एच आएगा और इसीलिए हमारा जो वर्क है माइनस एम जी एच आ गया। If we consider the path ACB, the work done along AC is also minus mgh। Similarly वही केस है कि अगर हमारे पास वर्क जो है हम कंसीडर करें अलोंग पाथ 2 और इसके लिए हम डायरेक्शन लेंगे AC और फिर CB। AC के अलोंग जो हमारा वर्क है वो माइनस एम जी एच आ जाएगा। क्यों माइनस एम जी एच आ जाएगा कि बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एंगल 180 का बना है और डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में हमारा h है, इसीलिए हमारा ये वर्क माइनस एम जी एच आ जाएगा। लेकिन जब बॉडी C से B तक मूव करेगी तो उसका जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, और वो ज़ीरो इसलिए होगा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल है। If we consider the path ACB, the work done along AC is also minus mgh. Since the work done along CB is 0, therefore WACB is equal to minus mgh plus 0 is equal to minus mgh. अब ये है कि let us now consider path 3, i.e. a curve 1 के कोई भी एक कर्व है जिसको हमने AB के साथ डिनोट किया है और उसको हमने कहा था कि ये पाथ हमारा 3 पाथ है। इमेजिन द कर्व्ड पाथ, उसने कहा कि इमेजिन करें उस कर्व पाथ को टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स। जैसा कि फिगर 4.9 में दिखाया गया है कि ये वाला हमारा डिस्टेंस था, ये वाला हमारा पाथ था, हमने इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में कन्वर्ट किया। और ये हमने क्यों किया, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा कि आप गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि बॉडी अपवर्ड भी मूव कर रही है लेकिन इसके साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, एक वर्टिकल डिस्टेंस आएगा। हमने इस पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में हमने उसको डिवाइड किया, उसको ब्रेक कर लिया, उसको उन्होंने 4.9 फिगर में दिखाया हुआ है। आप इसके नीचे पढ़ भी सकते हैं, अ स्मूथ पाथ में बी रिप्लेस्ड बाय अ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल एस एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज़ डन ओनली ड्यूरिंग द वाई डिस्प्लेसमेंट। कि उसने कहा है कि कोई भी एक स्मूथ पाथ होगा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं छोटे छोटे एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट में। वर्क इज़ डन ओनली अलोंग दी या अलोंग द वाई डिस्प्लेसमेंट कह लें, या वर्क इज़ डन ओनली ड्यूरिंग द वाई डिस्प्लेसमेंट के ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब होगा हमारा तभी वर्क होगा। वो क्यों होगा वह हमने यही देख लिया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, इसलिए वर्क हमारा 0 होगा। लेकिन अगर हम वर्टिकल स्टेप लेंगे तो उसमें या तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा या फिर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि वर्क या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन वर्क 0 नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स के दौरान ही हम वर्क को काउंट करेंगे। Imagine the curve path to be broken down into a series of horizontal and vertical steps। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, there is no work done along the horizontal step। horizontal step के along कोई वर्क नहीं होगा और इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, because mg is perpendicular to the displacement of these स्टेप्स कि जो ग्रेविटी की फोर्स है या वेट है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है, एंगल 90 बन गया, वर्क हमारा 0 हो गया। वर्क इज़ डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कि जब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेंगे सिर्फ इसी सूरत में ही हमारा जो वर्क है वो कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि WAB ए से बी तक का जो हमारा वर्क है वो इक्वल हो जाएगा माइनस mgh हमने पहले कहा था, लेकिन इस सूरत में हमारा जो h है वो सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स के लिए काउंट किया जाएगा। इसलिए हमने जो उसके स्टेप्स को हमने उस डिस्प्लेसमेंट को हमने स्टेप्स में डिवाइड किया था, ब्रोक किया था उसको हमने, तो हम उसके जो x वाले कंपोनेंट्स हैं उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन जो उसके y वाले स्टेप्स हैं, वर्टिकल स्टेप्स हैं, उसको कंसीडर करेंगे। तो जाहिर सी बात है टोटल वर्टिकल स्टेप्स सारे स्टेप्स को सम अप करने से मिलेगा। इसीलिए हमने कहा W इज इक्वल टू माइनस mg del y1 प्लस del y2 प्लस del y3 अप टू सॉन del yn।
और हमने ये कहा कि अगर हम वर्टिकल स्टेप्स को काउंट करेंगे तो वो हमारे पास हाइट ही बनती है। ज़ाहिर सी बात है, वर्टिकल स्टेप आप जाते जाएं तो वो आपको एक हाइट ही देगा, क्योंकि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं ले रहे, तो वो सिर्फ हमारी हाइट ही कंसीडर की जाएगी। तो इस सूरत में भी हमारा जो वर्क है वो -mgh हो गया। The net amount of work done along AB path is still -mgh, कि हमारे पास जो इस सूरत में भी जो हमारा वर्क आया है इस पाथ के लिए भी वो -mgh आया है। We can conclude from the above discussion that work done in the Earth's gravitational field is independent of the path followed, कि कोई भी वर्क है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किया जा रहा हो वो इंडिपेंडेंट है, कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि कोई भी आप पाथ लें वो इंडिपेंडेंट होगा, कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप जो मर्जी पाथ लें, हमारा जो वर्क होगा वो हमेशा सेम ही आएगा इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये हम ऊपर इसको बता चुके हैं कि हमने 3 पाथ लिए थे, पाथ 1, पाथ 2 और 3, और हमने सेपरेट इनका वर्क जब हमने इनका निकाला और हमने उसको देखा तो वो तीनों पाथ का जो वर्क डन है वो हमारा सेम आया। इट मीन्स कि कोई भी पाथ लें वर्क जो है वो सेम आएगा, मतलब कि वर्क डन इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कैन यू प्रूव दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ such as ACBA और ADBA in a gravitational field is 0। यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी वर्क है अगर क्लोज पाथ हमारे पास है उसके अलोंग जो हमारा वर्क है वो 0 होगा, अगर हम वो ग्रेविटेशनल फील्ड में कंसीडर कर रहे हैं। आप इसको ये यूँ देखें, उसने जो क्वेश्चन किया है वो इस डायग्राम से रिलेट किया है कि हमारे पास अगर हम कंसीडर करते हैं ADBCA, ये हमारा एक क्लोज पाथ बन जाता है, कि मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट होकर हम वापस ए पॉइंट तक आए, तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि इसके दरमियान जो वर्क किया गया है वो 0 है? ज़ाहिर सी बात है, आप प्रूव कर सकते हैं। आपने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 काउंट किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ए पॉइंट पर वापस आ गया, ये उसने डिस्टेंस उसने मूव किया, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट मीन्स कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। ए पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा बॉडी ए पॉइंट पर आ गई है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। डी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। जब हम उसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही होगा। इसलिए हम कहेंगे कि अगर हम कंसीडर करते हैं एक पाथ ADBCA, इसके अलोंग भी हमारा जो वर्क है वो 0 होगा। और लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि ACBDA, इसमें भी बॉडी ने ए पॉइंट से शुरू होकर ए पॉइंट पे ही आ गई है, इस सूरत में भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इट मीन्स कि हमारा जो वर्क है वो भी 0 ही है। इसको उन्होंने यहाँ पे लिखा है, द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कि कोई भी फील्ड जिसमें जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, या फिर वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ भी 0, या एक ऐसी फील्ड जिसमें जो वर्क डन है अगर क्लोज पाथ के अलोंग किया जा रहा हो और वो 0 है, तो इट मीन्स वो जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। दोबारा से देखें, द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कि कोई भी फील्ड जिसमें जो हमारा वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के, कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसा कि हमने कहा कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर किया था और हमने 3 तरह के उसके पाथ लिए, उसके लिए वर्क फाइंड किया, तो वो सेम ही वर्क आया हमारा। और हमने ये भी कहा कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ भी 0, कि हमने उसको क्लोज पाथ लिया ग्रेविटेशनल फील्ड में और हमने ये कहा कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्लोज पाथ के अलोंग, इसलिए हमारा जो वर्क है वो 0 हो गया। और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ भी 0 इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड, कि ऐसी फील्ड जो ये 2 बातों को पूरा करे वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। और हम ये ऊपर जो सारा प्रूफ करके आए हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए प्रूफ करके आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जाम्पल है। लेकिन द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज
इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड ओवर अ रफ सरफेस, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो रफ सरफेस के ऊपर मूव करेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग डिफरेंट पाथ्स, के 2 पॉइंट के दरमियान अगर वो डिफरेंट पाथ को लेके अगर वो मूव करता है, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, कि जो इस सूरत में वर्क है वो उस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा जहाँ से बॉडी मूव करेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उस बॉडी के और सरफेस के दरमियान होती है। इसलिए अगर हम पाथ चेंज कर रहे हैं तो इट मीन्स पाथ चेंज करने से उसकी फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज हो रही है, इसलिए ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी, क्योंकि इसने ये कहा कि इसमें जो वर्क होगा वो पाथ के ऊपर फॉलो कर रहा है। लेकिन हमने कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी अगर फील्ड है उसमें किया जाने वाला वर्क जो है पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है, लेकिन जो हमारी ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो पाथ के ऊपर फॉलो कर रही है, इट मीन्स ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रही। इसीलिए हमारे पास ये जो फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स वो हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी।